आज हम लोग जिस व्यक्ति की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, उनका गणित में इतना बड़ा योगदान है कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 4000 से ज़्यादा गणित की प्रमेय लिखी हैं। इन्हें फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, जो कि लंदन में स्थित है, उसका सदस्य बनाया गया। ये भारत के दूसरे व्यक्ति थे जो कि इसके सदस्य बने और विश्व के एकमात्र व्यक्ति जो कि सबसे कम आयु में इसके सदस्य बने। आज हम लोग बात करने वाले हैं श्रीनिवास रामानुजन अयंगर के बारे में। दोस्तों, ये मद्रास के रहने वाले थे और इनका जो श्रीनिवास नाम पड़ा है, यह इनके पिताजी से लिया गया है, जिनका नाम था श्रीनिवास अयंगर। दोस्तों, वैसे तो इनका जन्म 1887 में मद्रास के एक छोटे से गांव में हुआ था और इनका जन्म जो है वो गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जैसा कि मैंने बताया, इनके पिताजी का नाम श्रीनिवास अयंगर था। वैसे तो दोस्तों, आम बच्चे 2-3 साल में बोलना सीख जाते हैं, परंतु उन बच्चों के कंपेयर में इन्होंने जो बोलना है वो बहुत समय बाद सीखा। और जब ये 10 वर्ष के थे तो प्राइमरी एग्ज़ाम की परीक्षा में ये पूरे ज़िलों में इन्होंने उत्तीर्ण किया, मतलब प्रथम स्थान पे आए। बचपन में ये अपने टीचर से बहुत अटपटे प्रश्न पूछते थे, जैसे कि बादल की ऊंचाई कितनी है, समुद्र में पानी कितना है, इस प्रकार के अटपटे प्रश्न पूछते थे और टीचर इनके प्रश्नों को सुनकर इनको इग्नोर कर दिया करते थे। और इनका जो नेचर था बहुत सौम्य व्यवहार का था, बहुत नरम दिल के थे। ऐसा माना जाता था कि इनसे कोई भी व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक नाराज़ नहीं रह सकता। बचपन से ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान रहे। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये अपनी स्कूली शिक्षा ले रहे थे तो उस समय ये कॉलेज के गणित के प्रश्नों को हल कर दिया करते थे। हाई स्कूल की परीक्षा में इन्होंने उत्तीर्ण किया और विशेषकर मैथ और इंग्लिश में अच्छे नंबर आने के कारण इन्हें सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली, यानी सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप मिली, जिसके कारण इनको कॉलेज में एडमिशन मिला। मैथ में अधिक रुचि होने के कारण 11वीं की कक्षा में मैथ को छोड़कर अन्य विषयों में ये फेल हो गए, जिसके कारण इनको जो सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिलती थी वो भी मिलना बंद हो गई। स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण इनका खर्चा बढ़ गया, जिसके कारण ये ट्यूशन भी पढ़ाते थे और ये आगे चल के 12वीं की कक्षा में भी मैथ को छोड़कर फेल हो गए। इन्होंने फिर से 1907 में 12वीं कक्षा के लिए अप्लाई किया और ये पुनः फेल हो गए। और एक विशेष बात, इनकी जो नामा देवी इनकी कुल देवी थी, मतलब इनके परिवार की जो कुल देवी थी, इनको ये पूजा करते थे। अब मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। विद्यालय छोड़ने के 5 वर्षों के बाद भी इन्हें किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं मिली। स्थिति और गंभीर हो गई और गरीबी की स्थिति आ गई, जिसके कारण ये जो ट्यूशन पढ़ाते थे उनसे 5 रुपये प्राप्त होते थे, जिसके कारण ये अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी गणित के प्रति इनकी रुचि समाप्त नहीं हुई और गणित में इनका शोध लगातार चलते रहा। 1908 में इनका विवाह हो गया। विवाह के बाद नौकरी पाने के लिए मद्रास गए, परंतु 12वीं कक्षा पास ना होने के कारण इनको कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली, जिसके कारण कुछ समय बाद इनकी तबीयत खराब हो गई और ये पुनः अपने गांव लौट के आ गए। जहाँ पे भी ये जाते थे अपने साथ अपना रजिस्टर ले जाते थे, जिसमें इन्होंने जितना भी मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन किया है, जितने भी इन्होंने प्रमेयों की रचना की है, प्रमेय की है, उन सबको उस बुक में लिखते थे। जहाँ भी ये नौकरी के लिए जाते थे वहाँ पर अपना रजिस्टर दिखाते थे और रजिस्टर देखने के बाद जो इनको नौकरी देने वाला होता था वो इन्हें पागल के वहाँ से भगा दिया करता था। परंतु इनके दोस्तों और मित्रों की सलाह पर किसी ने इनको कलेक्टर रामास्वामी के बारे में बताया। रामास्वामी जो भी उस समय में कलेक्टर की पोस्ट पे थे और ख़ुद भी गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। जब रामास्वामी जी की मुलाकात रामानुजन से हुई और उन्होंने अपना रजिस्टर दिखाया, तो उनके रजिस्टर देखने के बाद रामास्वामी जी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। डॉक्टर रामास्वामी अय्यर द्वारा उनकी प्रतिभा को पहचाना गया और अपने जिला अधिकारी से कह के 25 रुपये माह की छात्रवृत्ति का प्रबंध करवाया गया। छात्रवृत्ति मिलने के 1 साल के भीतर इनके द्वारा अपना प्रथम शोध को प्रकाशित किया गया, जिसका शीर्षक इन्होंने बर्नौली संख्याओं का कुछ गुण के नाम से इन्होंने अपना शोध प्रकाशित किया। इसके बाद मद्रास ट्रस्ट बोर्ड द्वारा इन्हें एक क्लर्क की नौकरी दी गई, जहां पे ये अपने शोध को कंटिन्यू कर पाए। लेकिन आपको पता है कि उस समय हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था, तो कोई भी शोध बिना किसी अंग्रेज़ की सहायता से संभव नहीं हो पाता था। इसके लिए इन्हें किसी अंग्रेज़ की ज़रूरत थी, जिसके कारण ये अपना शोध है उसको प्रकाशित कर पाए। इस समय जो रामानुजन के जो शोध थे उनके कुछ शुभचिंतकों के द्वारा लंदन भेजे जा रहे थे। इससे कुछ लाभ तो हुआ नहीं, लेकिन वो नज़र में ज़रूर आ गए, क्योंकि एक व्यक्ति जो कि भारत के एक गरीब ब्राह्मण परिवार से एक पिछड़े गांव से आने के बाद इतने सारे शोध कैसे भेज रहा है, तो इसके कारण वो नज़र में आ गए और यहाँ से उनको प्रसिद्धि प्राप्त होना शुरू हो गई। रामानुजन ने अपने संख्या सिद्धांत को प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाया और शेषु अय्यर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनको लंदन के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हार्डी के बारे में बताया। प्रोफेसर हार्डी उस समय गणित के बहुत बड़े विशेषज्ञों में से एक माने जाते थे और उस समय गणित की जितनी भी खोजें हो रही थी, प्रोफेसर हार्डी का उसमें विशेष योगदान रहा था। रामानुजन के द्वारा जब प्रोफेसर हार्डी के कुछ शोधों को पढ़ा गया और उनके कुछ ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर प्रोफेसर हार्डी द्वारा नहीं दिया गया था, उनका उत्तर रामानुजन के द्वारा जब दिया गया,
और उसके बाद रामानुजन के द्वारा उनको एक पत्र लिखा गया के कारण प्रोफेसर हार्डी को उनकी प्रतिभा के बारे में पता चला और धीमे धीमे करते हुए प्रोफेसर हार्डी और रामानुजन के बीच में पत्राचार होने लगा। इसके बाद प्रोफेसर हार्डी के द्वारा उनको लंदन के कैम्ब्रिज में बुलाया गया, परंतु व्यक्तिगत व आर्थिक स्थिति की तंगी होने के कारण ये नहीं जा सके। परंतु आगे चलकर प्रोफेसर हार्डी के द्वारा इनको आर्थिक सहायता दी गई, जिसके कारण ये लंदन गए। जिस प्रकार एक जौहरी के द्वारा हीरो को पहचान लिया जाता है, उसी प्रकार प्रोफेसर हार्डी के द्वारा रामानुजन को पहचान लिया गया। लंदन जाने के बाद इन्होंने अपने कई शोधों को प्रकाशित किया और बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने प्रकाशित किया, जिसके कारण जो विश्व के जितने भी महान गणितज्ञ थे उनमें रामानुजन की गिनती की जाने लगी और उन्हें धीमे धीमे प्रसिद्धि मिलने लगी। और दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको प्रोफेसर हार्डी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। प्रोफेसर हार्डी उस समय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय विश्व की जितने भी मैथ की रिसर्च होती थी उनमें इनका कुछ ना कुछ योगदान रहता था। ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे और ये हर एक व्यक्ति को 100 में रैंकिंग देते थे। कुछ व्यक्ति जिन्हें गणित के बारे में अच्छी नॉलेज होती थी, ये उन्हें 100 में से 30 नंबर दिया करते थे, और जिन्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छी नॉलेज होती थी और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होते थे, उन्हें ये 100 में से 60 अंक दिया करते थे। परंतु जब इन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना तो उन्हें 100 में से 100 अंक दिए, और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अगर 100 में से और अंक दिए जाते तो वो भी रामानुजन के लिए कम होते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर हार्डी के द्वारा रामानुजन को कैम्ब्रिज में आमंत्रित किया गया। वैसे तो रामानुजन 12वीं कक्षा पास नहीं कर पाए थे, परंतु इसके बाद भी उनके शोधों के आधार पर उन्हें कैम्ब्रिज से BA की उपाधि प्राप्त हुई। और जब वे लंदन जा रहे थे उससे पहले उन्होंने अपने जो रजिस्टर था, जिसके बारे में मैंने बताया था, उसमें 3000 से ज़्यादा प्रेमियों को संकलित करके रखा हुआ था। परंतु लंदन में जाने के बाद रामानुजन की तबीयत धीमे धीमे ख़राब होने लगी और उनको क्षय रोग हो गया, और क्षय रोग होने के कारण उन्हें सैनिटोरियम में रखा गया। सैनिटोरियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे उन सारे व्यक्तियों को रखा जाता है जिनको किसी प्रकार की बीमारी होती है। परंतु सैनिटोरियम में रहने के बाद भी इन्होंने अपनी गणित में रुचि रखी और अपने शोधों को जारी रखा। इसके बाद इन्हें रॉयल सोसाइटी में फेलो को नामित किया गया। यह भारत के दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें इसका सदस्य बनाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उस समय विश्व के सबसे छोटी आयु के व्यक्ति थे जिन्हें इसका सदस्य बनाया गया। लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से फेलोशिप पाने वाले ये भारत के प्रथम व्यक्ति बने। लेकिन उस समय क्षय रोग यानी टीबी का इलाज ना होने के कारण, उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होने के कारण डॉक्टरों के द्वारा इन्हें पुनः भारत जाने के लिए कहा गया, और यहाँ पे आने के बाद वह मद्रास यूनिवर्सिटी में वह प्रिंसिपल की उनको जॉब मिली, और जिसके बाद इनको जो भी तनख्वाह मिलती थी उनमें से ये 90% से ज़्यादा तनख्वाह दान कर दिया करते थे ऐसे व्यक्तियों में जिनके पास प्रतिभा तो है परंतु उनके पास आर्थिक सहायता नहीं है। दोस्तों, आज हम लोगों ने बात की है रामानुजन के बारे में, और मैंने आपको नामादेवी के बारे में बताया था। दोस्तों, रामानुजन वह व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये बोला जाता था कि मुझे जितना भी मैथ और जितनी भी कैलकुलेशन सिखाई गई है वह सारी नामादेवी द्वारा सिखाई गई हैं। इनका ये कहना था कि जब भी मैं रात में सोता हूँ तो देवी जी मेरे सपने में आती हैं और मुझको गणित के ऐसे सूत्रों के बारे में बताती है जिनके बारे में मुझे नहीं पता है, और वहीं से मैंने सारे गणित के सूत्र सीखे। आप सोचिए, ऐसे व्यक्ति जो 12वीं पास नहीं थे वह इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कैसे कर लेते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आप अगर और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उन पर वीडियो अवश्य बनाऊँगा। जय हिंद।